सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक एक्सरे। आज हम करने जा रहे हैं अपने एक और स्टॉक का एनालिसिस जो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अपने आप में ये एक बहुत बड़ा नाम है। एंड जो हमारा पिछला एनालिसिस था रिलायंस का, उसके बाद एचडीएफसी दोनों ही निफ्टी के सबसे बड़े स्टॉक्स में से एक है। और इनका रेलेवेंस ऐसा है कि जिस दिन ये मूव करते हैं उस दिन श्योरली निफ्टी भी बहुत ज़्यादा मूव करता है। और एचडीएफसी जो अपने आप में इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और एसबीआई के बाद, इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल द बैंक्स, एसबीआई के बाद सेकंड नंबर पे आता है बिकॉज एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है। जो एचडीएफसी बैंक की शुरुआत हुई थी, इट स्टार्टेड एज ए आर्म, राइट। जैसे एक कंपनी के बहुत सेगमेंट होते हैं, तो एचडीएफसी लिमिटेड एक ग्रुप था जिसका एक बिजनेस था एचडीएफसी बैंक। आज की डेट में एचडीएफसी बैंक में ही एचडीएफसी मर्ज हो चुका है। सो आप ये समझिए कि ये इस बैंक की ऐसी सक्सेस है कि इसने अपनी ही पेरेंट कंपनी को अपने अंदर इंडल्ज कर दिया। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज दैट दिस बैंक इज 100% पब्लिकली हेल्ड। ये बैंक पब्लिकली 100% पब्लिकली हेल्ड बैंक है, मतलब इसमें कोई प्रमोटर नहीं है। इस कंपनी को रियली कॉरपोरेट्स रन कर रहे हैं। कोई बीच में किसी फैमिली को घुस के ये नहीं बोलना है कि भाई मेरे हिसाब से ये होना चाहिए नहीं। अपना एक बोर्ड है, अपना एक वर्किंग प्रोसीजर है, उसी तरीके से करता है काम। और इसीलिए शायद अपने आप में इतना बड़ा बैंक आज की डेट में एचडीएफसी है। और हमेशा से एचडीएफसी जो है रिस्क मैनेजमेंट और लो एनपीएस के लिए माना जाता है, जो हम आगे फाइनेंशियल में देखेंगे। एंड इट हैज़ एलिवेटेड दैट स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन बैंकिंग। आज की डेट में अदर बैंक्स फॉलो एचडीएफसी बैंक कि हमें क्या बनना है, तो दे कॉल इट एज हमें एचडीएफसी बैंक बनना है, राइट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रीमियम स्टॉक्स विच इज लिस्टेड ऑन एनवाईएसई। आज की डेट में अगर हम देखें, एचडीएफसी जो है वो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 26%, 27% डाउन है। एक इतना बड़ा बैंक, एक इतना बड़ा स्टॉक जो हमेशा से इतनी अच्छी रैली में रहा है, इतना नीचे आ जाना, देयर हैज़ टू बी सम रीज़न। तो वही रीजंस आज हम एनालाइज करेंगे। बिफोर डीप डाइविंग इनटू फंडामेंटल एनालिसिस, जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर रहा है इस सारी चीज़ों का, वो है एचडीएफसी के साथ मर्जर, जिसके बाद से एचडीएफसी बैंक की एक पिक्चर बहुत ज़्यादा बदल गई है। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स को आज की डेट में डर लगता है वो यही है कि एचडीएफसी हैज़ लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। बट एक चीज़ सिर्फ, इस बात को सिर्फ इसी चीज़ से काउंटर किया जाता है दैट द सेम बैंक हैज़ अर्लियर मर्ज टाइम्स बैंक समवेयर इन 2000। एक टाइम्स बैंक हुआ करता था, उसको मर्ज किया। उसके बाद सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब हुआ करता था विच वाज इन 2008। उस टाइम पे 10,000 करोड़ के करीब की डील थी, वो कंप्लीट की। और आज की डेट में एच डी एफ सी ने अपने आप को अपनी पेरेंट कंपनी में इंडल्ज कर दिया। इट शोज दैट द बैंक नोज हाउ मर्जर एंड एक्विजिशंस अकर, राइट। एच डी एफ सी नोज हाउ टू डू इट। और एग्जैक्टली वही हम आज फंडामेंटल एनालिसिस में देखेंगे। फंडामेंटल्स की बात करें तो बैंक इज करंटली एट 12 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो शायद एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं कि किस लेवल की है। स्टॉक इज स्टेइंग नियर टू 800 के लेवल्स। और इफ़ यू सी, इट इज़ ऑलमोस्ट टू द लो ऑफ 52 वीक। स्टॉक का करंट पीई 15.9 है, जो कि टाइम बाद 20 के नीचे आया है। कहीं ना कहीं बहुत कम वैल्यू के पीई पे स्टॉक अभी मिल रहा है। Pledge percentage is zero, which qualifies this as a good fundamental stock. जब हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आए, एज आई सेड कि पहले हमें एनुअल देखना है। एनुअली जब हम देखते हैं तो रेवेन्यू जो है वो 50,000 करोड़ से बढ़कर 348 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और जो ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा अलग दिखेगा बिकॉज आप यहाँ देखेंगे 1,28,000, 1,35,000 के बाद बहुत बड़े जंप आ गए बिकॉज एचडीएफसी के साथ मर्ज होने के बाद दोनों की बैलेंस शीट सेम हो गई है। बैंक इज ऑल्सो करेंटली पेइंग 1,85,000 करोड़ का इंटरेस्ट। एंड ये भी बहुत अच्छे सिग्निफिकेंस से ग्रो होता गया है लास्ट कुछ टाइम में।
सो एक्सपेंसेस भी बैंक के इसी तरीके से 16,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। एंड फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो इस वक्त है दैट इज -44,706। बैंक का ऐसा ही सिनेरियो होता है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट इतना मैटर नहीं करता बिकॉज आप देखेंगे अदर इनकम यहाँ पे ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका दिखा रही है 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ से लेकर 38,000 करोड़, फिर उसके बाद 76 और आज के टाइम में 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। So from the profit loss statement, it looks like the bank is really doing very great. थोड़ा स्लो डाउन इस पॉइंट पे आ रहा है फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट सा है पिछले 2 साल से 96 से 102, जो कि इतना कम से कम 10-20% के करीब से राइज होता था, वो अभी बहुत मिनिमम राइज हो रहा है। इसका बहुत बड़ा रीजन है मर्जर ऑफ द बैंक। जो इन्वेस्टर्स का एक एजम्पशन था वो ये था कि मर्जर कंप्लीट होने के बाद जो बैंक है वो एक बिगर बैलेंस शीट के साथ होगा। इसका मतलब बिगर फ्यूचर ग्रोथ दिखेगी। ये इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा परसेप्शन था और शायद सबका ही था कि जब दोनों सेगमेंट्स एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्ज होंगे तो बिगर बैलेंस शीट होगी, बहुत पैसा होगा बैंक के पास, इट कुड जनरेट मोर रेवेन्यू मींस मोर प्रॉफिट, एंड दैट्स हाउ बैंक विल ग्रो। बिकॉज बैंक का सबसे बड़ा जो इनकम का तरीका होता है दैट इज इंटरेस्ट मार्जिन्स, राइट। बेसिक बैंक की वर्किंग ऐसी है, वो डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट बैंक के पास जाता है और बैंक उससे लोन देता है। यहाँ से वो इंटरेस्ट लेते हैं और यहाँ वो इंटरेस्ट देते हैं। जो ये इंटरेस्ट 1 है और इंटरेस्ट 2 है, इन दोनों का डिफरेंस इज बैंक का प्रॉफिट, राइट। दिस इज हाउ बेसिक बैंकिंग वर्क्स। ये इमेजिनेशन होने के बाद जब मर्जर हुआ 23-24 वाज द पीरियड जब ये मर्जर पूरा हो रहा था। इट इज़ नॉट लाइक कि आज रात को हो गया कल सुबह मर्जर हो गया कंप्लीट, बट 25-26 वाज द पीरियड जब हर इन्वेस्टर वो चीज़ देखना चाहता था। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ग्रोथ डिक्लाइंड, ग्रोथ बिल्कुल कम हो गई, मार्जिन्स कम हो गए, मार्जिन्स कम हो गए, और प्लस कुछ न्यूज़ फैक्टर्स की वजह से स्टॉक बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर गया, जिससे बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया बैंक के अगेंस्ट। बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो रियली नंबर्स के पीछे जाते हैं कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड, राइट। जो अगर हमारा स्टॉक इतना ज़्यादा इस वक्त गिरा हुआ है तो वो क्यों गिरा हुआ है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हमने देखा, अब इसके बाद हम देखेंगे क्वार्टर लेवल पे क्या हो रहा है। तो क्वार्टर सेगमेंट में जब हम देखते हैं बैंक का रेवेन्यू 47,000 से 79 गया, फिर 86 गया, फिर 87 गया। फ्रॉम 2025 दिस बैंक इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट, इस उम्मीद में कि अब कुछ होगा, 2026 में नीचे आ गया। बट अगेन व्हेन यू सी फॉर अदर क्वार्टर्स 51, 81, 87 एंड श्योरली नेक्स्ट इसी के आसपास लोगों ने एंटिसिपेट किया हुआ है 75, 83, 86, देयर इज नो बिग जंप। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस बिल्कुल स्टैग्नेंट है, उसमें भी कुछ फ्लक्चुएशंस है। जैसे आप देखें 17 से 62, फिर 47 वापस कम आ गया और कम आ गया 44। सिमिलरली 18 से 49, फिर 64, 45 से 52 और 54। सो ऑलमोस्ट इफ यू सी ईदर इट वाज स्टैग्नेंट एंड स्पोक अप, या फिर पहले बढ़ा हुआ था और अभी स्टैग्नेंट है। और इसका इम्पैक्ट फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे है और फाइनेंसिंग मार्जिन पे है जो अभी बहुत नेगेटिव हो रखा है, ठीक है। सिमिलरली बैंक का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ऐसा ही है, बट अगर इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू कैसे चेंज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में मार्च 24 का जब हम देखेंगे मार्च 23 के साथ, ये कंपैरिजन ऐसा है जून 24 का जून 23,
सितंबर 24 का, सितंबर 23, एंड हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हर वीडियो में कहूँगा ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है। तो ये 67% था, 59% से चेंज हुआ पिछले साल से, बट देन ये पूरा का पूरा गिर के 10% पे आ गया, विच वॉज पोस्ट मर्जर। फिर सिमिलरली 9.25, मतलब वो घटता ही जा रहा है। और जो ये डिक्रीज आया है, अगर ये स्टेप्स में आता तो भी इन्वेस्टर्स इतना पैनिक नहीं होते, बट ये बिल्कुल आउट ऑफ सडन एक साथ आया, विच वॉज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम HDFC स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलरली व्हेन वी गो इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस, तो वो भी कुछ ऐसा ही है कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर उसके बाद बहुत कम होता चला गया, एंड यू सी कि बैंक इज एबल टू डिक्रीज इट्स एक्सपेंसेस। इसको छोड़ दे तो बैंक ने कंपैरेटिवली पूरे टाइम अपने एक्सपेंसेस को बहुत कम कर दिया। देन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी हमारा आप देखोगे यहाँ पे -5 -18, बट यहाँ पे ये एक सेगमेंट था जो बहुत नेगेटिव चला और उसके बाद आप देख सकते हैं टर्न अराउंड हुआ है। इसको छोड़ दे तो फिर भी नाउ इट इज पॉजिटिव, एक हाई स्पाइक को छोड़ के भी पॉजिटिव है, विच रिफ्लेक्ट्स इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखते हो, ठीक है, सिर्फ एक क्वार्टर को छोड़ के द बैंक हैज रिमेन्ड प्रॉफिटेबल इन बोथ सिचुएशंस। तो फिर सवाल ये आता है, क्या सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से, ऐसा होने से क्या स्टॉक गिरेगा? इसीलिए हर चीज़ बैलेंस शीट में भी नहीं दिखती, कुछ चीज़ें बिहाइंड द पिक्चर भी चल रही होती है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है कि बैंक की फंक्शनिंग में क्या उन चीज़ों का कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमको कुछ रेशियोज समझने पड़ेंगे। कंपनीज के एनालिसिस से अलग है बैंक का एनालिसिस। और आप यहाँ पे देखोगे आई हैव अ कंपैरिजन चार्ट ऑफ कासा रेशियो, करंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट। मतलब नॉर्मल जो हम रिटेल वाले जो अकाउंट्स यूज करते हैं उससे बैंक के पास कितना पैसा आ रहा है कंपेयर टू द टोटल डिपॉजिट, ठीक है। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी चीज़ है बैंक के लिए। एंड व्हेन यू सी इन दिस चार्ट, ये हमेशा से HDFC का एवरेज इसी रेंज में चलता आया है, बट पोस्ट मर्जर ये कम होना शुरू हो गया है, एंड करेंटली इट इज़ एट 34.1%। बैंक ये चाहता है कि मेरे पास करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से जो डिपॉजिट आ रहा है, क्योंकि इसमें उनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना है, इट इज़ प्योरली पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ विच दे कैन यूज फॉर लोन्स, राइट। सो बैंक चाहता है ये डिपॉजिट उसका और बढ़ता चला जाए। सो दिस इज द पॉइंट वेर दे आर फोकसिंग, दे आर नॉट गिविंग न्यू लोन्स, दे आर फोकसिंग ऑन कासा रेशियो। सेकेंड इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है, ये हाउ मच ऑफ डिपॉजिट हैज़ द बैंक ऑलरेडी लेंट। मतलब जितना बैंक के पास डिपॉजिट है, जो बैंक के पास पैसा आया है आपका मेरा, उसमें से बैंक लोन के फॉर्म में कितना दे चुका है, एंड करंटली ये 94% है, विच इज़ वेरी ह्यूज, राइट। और आप देखोगे मर्जर के टाइम ये और ज़्यादा हाई था। बैंक इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन, क्यों? इससे लिक्विडिटी रहती है, बैंक के पास पैसा रहता है। वरना येस बैंक जैसा हाल हो जाएगा कि बैंक के पास डिपॉजिट को एनकैश करने के पैसे नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो ए कंसर्न जिसको बैंक कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। Then is NIM. NIM is net interest margin. Net interest margin is the biggest pain point for a bank. Or currently for HDFC, it is the largest pain point for the bank. What is net interest margin? Net profit कमा क्या रहा है बैंक? That is 3.38%, which is down from 4, almost 4%. उसके मल्टीपल रीजंस है। RBI ने रेट कट कर दिया लोन्स पे, तो HDFC और HDFC लिमिटेड के जितने भी लोन्स थे उन पे मार्जिन कम हो गया, वहाँ से हिट हुआ है। सो इट हैज़ ब्रॉट डाउन इट टू 3.38, वो दिक्कत है। फ्लैट अर्निंग्स, अर्निंग्स पे ज़्यादा, ऑफकोर्स जब लोन्स नहीं दिए तो अर्निंग्स कहाँ से होगी। देन नेक्स्ट इज NPA। NPA अगर आप देखोगे इसमें HDFC इज बेस्ट, जिसमें इट इज़ एट 1.15। यू सी इट इज स्टैग्नेंट, मतलब इनके डिफॉल्ट होते ही नहीं है लोन। It is a very strong, robust thing of HDFC since starting. So these are some ratios जो fundamentally हमको समझने की ज़रूरत है
कि बैंक के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड अब आप ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों का इतना भी क्या असर पड़ेगा बैंक पे। तो उसके लिए हमको सेगमेंट ब्रेकअप पे आना पड़ेगा। सेगमेंट ब्रेकअप पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंक इज ऑलमोस्ट 70%, इंश्योरेंस बिजनेस इज 13, ट्रेजरी इज 10, अदर्स इज 8.3। नाउ रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग में किस चीज से कमा रहा है बैंक? दैट इज लोन, लोन को डिस्ट्रीब्यूट करके। जब हम इसकी प्रॉफिट ब्रेकअप की बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली आप देखोगे 43.6% है एंड रिटेल बैंकिंग इज 43.2%। मतलब एग्जैक्टली वही सेम प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं जैसा रेवेन्यू कर रहे हैं। 25.8 से होलसेल बैंकिंग में 41.6, क्योंकि इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लोन मांगती है, सबसे ज़्यादा मार्जिन है इस चीज़ में। ट्रेजरी इज 7 एंड इंश्योरेंस इज 7। सो यू अंडरस्टैंड द होल पिक्चर रिवॉल्व्स अराउंड लोन, एंड लोन के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है एनआईएम, कासा, कैश टू डिपॉजिट रेशियो। और ये तीनों में बैंक को एक पुश बैक मिला है आफ्टर मर्जर, बट इज बैंक इम्प्रूविंग ऑन दैट? मोर टू कम इन बिजनेस आउटलुक। कमिंग बैक टू द फाइनेंशियल, ये हमने यहाँ देखा कि किस रीजन से बैंक को प्रॉब्लम आ रही है पैसा कमाने में, और वो एग्जैक्टली बैलेंस शीट और जो जो रेशियोज हैं वो वहां से एग्जैक्टली सेम स्टोरी दिखाते हैं। देन व्हेन वी कम टू बैलेंस शीट, बैंक के पास रिजर्व टचिंग 6 लाख करोड़ का है और डिपॉजिट्स बैंक के पास ग्रो होते जा रहे हैं। देन वी मूव टू कैश फ्लो। कैश फ्लो भी बैंक के लिए ऑलमोस्ट इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसी 1,13,000 करोड़ का है एंड नेट कैश फ्लो इज एट 60,000। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ इन्होंने दिखा रखे, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, डिविडेंड्स। In a nutshell, cash flow is very much clean, very much good. ROE is at 14%. And when we come to shareholding pattern, promoter has sold its all stake post merger. FII is reducing. You see, it is from 48 to 44 now, and government is still at 0.18. DII, that means majorly mutual funds. इसमें इस वक्त they are 40. So they have replaced FIIs. So this is all about the fundamental analysis. They're trying to build the base. वो नींव बहुत अच्छी बना रहे हैं, इसके बाद अब बिल्डिंग बनाएंगे। और ऐसा नहीं है जैसे आप एक स्टॉक ले लेते हैं बाटा, बाटा गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, एंड देयर मैनेजमेंट इज टोटली आउट ऑफ क्लू कि करना क्या है। बट इस केस में यू नो व्हेन दे मर्ज, दे सेड कि भाई अगले 2-3 साल हम थोड़ा आराम से रहेंगे, बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एंड दे डिड, एंड दे डिड। इट्स नॉट लाइक कि वो आज बोल रहे हैं कि हम तो बैलेंस शीट अपडेट कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। नहीं, उन्होंने तब बोला, वो करते रहे। अब वो बोल रहे हैं कि नाउ इज द टाइम टू launch it, right? So that is something what bank is going to do in the coming time. Now business outlook की बात करें, बहुत established बैंक है, they know what to do। जो भी चीज़ें खराब हैं those all are ratios, और रेशियो के केस में हमको अच्छे से पता है कि it has numerator, it has denominator। आपको दोनों में से कोई एक चीज़ सेट करनी है तो यू कैन गेट इट गोइंग। उसी चीज़ में कुछ चीज़ें हैं। फर्स्टली लोन ग्रोथ, बैंक इज वर्किंग ऑन इट। FY25 में ये 5.5 था और आज की डेट में ये 12% के करीब है। इफ़ यू लुक एट दिस न्यूज़ जिसमें Q4 की अर्निंग कॉल्स दे रखी है, जैसे यहाँ पे इसमें बता रखा है 5.5 से 12% के है। बैंक इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डिपॉजिट ग्रोथ। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 10% से आज की डेट में 14.4% हो गया। कॉस्ट टू इनकम 40% से 39.5, एफिशिएंसी और इंक्रीज हो रही है। EPS जो है दैट इज 3% से अब 10%। आप इस आर्टिकल को आराम से अपने सिस्टम में पढ़ सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो लेस देन 3 करोड़ की जो डिपॉजिट्स है वो भी 31% से बढ़कर 47% हो गया। ठीक है, बैंक इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि ये बहुत स्टेबल डिपॉजिट रेशियो बढ़ता जा रहा है। एक बहुत गेम चेंजिंग चीज़ हुई है जो स्पेशली HDFC के केस में बहुत अच्छी निकल के आएगी, वो है FCNR स्कीम। ये 2013 में कहीं ना कहीं रघुराम राजन करके जो गवर्नर थे उन्होंने लाई थी, एंड इट वाज दैट
bank is allowed to take NRI deposits in their own currency, in dollars, in euros, whatever it is. रुपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि HDFC बैंक इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम. इससे डिपॉजिट और एक्सेलरेट होगा. दे आर ह्यूजली स्पेंडिंग इन AI विच इज ब्रिंगिंग डाउन देयर एक्सपेंसेस. अब ये हर बैंक, क्योंकि बैंक में AI इम्प्लीमेंट इज नॉट अप टू यू, इट हैज टू बी गवर्न बाय RBI. सो बट स्टिल दे आर वेरी गुड एट इट. They are implementing these changes somehow wherever they can. Lastly is growth drivers, that is cross selling. इसको ऐसे समझिए कि HDFC है और ये HDFC लिमिटेड है, ये बैंक है, ठीक है. इसमें कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जो भी इनके कोर बिजनेसेस थे. नाउ दे कैन क्रॉस सेल. इनको क्रेडिट कार्ड बेच दिया, इनको लोन बेच दिया, तो ऐसा सब होगा विच इज गोइंग टू इंक्रीज मोर रेवेन्यू चांसेस, मोर प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट जो HDFC लिमिटेड के यूजर्स थे, जो भी इसका कस्टमर बेस था, उनके पास सिर्फ 30% के पास HDFC अकाउंट है. दे कैन पिच इन them easily some very attracting benefits कि आप अपना अकाउंट HDFC में खुलवाइए, which is going to have a good impact. So from all this, what do we get? We know that bank was doing good, फिर merger हुआ, things deteriorated, थोड़ा सा खराब हो गई, but they acted on it for 2-3 years or let's say 4 years, and now bank is going to act on it. Talking about technical, बैंक हमारा इस वक्त 28% डाउन है फ्रॉम इट्स टॉप, और यहाँ पे बैंक ने उस सिनेरियो में टॉप बनाया है जब बैंक के पास कोई टर्न अराउंड चीज नहीं थी. बैंक, अगर आप चार्ट देखें HDFC का, इट हैज ऑलवेज बीन इन अप ट्रेंड. कोविड आया, फिर उसके बाद थोड़ा स्टैग्नेंट हुआ ड्यूरिंग द मर्जर, एंड उसके बाद भी विदाउट पुअर फाइनेंशियल्स बैंक रैलीड अप, गिविंग 40% of returns. But today it is standing at 26% down. What are the reasons? One of the biggest reason is FII selling. FII is selling in case of all the stocks. पिछले वीडियो में हमने रिलायंस के साथ देखा, इधर भी है. So it is happening everywhere in Indian stock market. FII is getting better returns from other markets, so they're moving there very easy. Dollar is very बहुत strong हो चुका है वो, इसलिए they don't get that much returns from Indian stock market. Another reason for this fall is Middle East war, which is now over. And you see जितने दिन से ओवर स्टोरी आई है, उतने दिन में ही इस स्टॉक ने वापस एक रैली देनी शुरू की है, which is around of 7%. Another reason for the stock is the management issues. बहुत आपने न्यूज़ में भी सुना होगा misselling of 81 bonds, where non-executive chairman resigned suddenly, और ये न्यूज़ भी आ गई, so it was a very big negative sentiment. Something wrong is going, but it happened in March. Till date, material concerns नहीं मिले हैं RBI को. Then there was another reason of MSRDC. It was alleged that 45 crores were paid to Maharashtra State Road Development Corporation as some campaign. So इस पे भी कुछ investigation चल रही है, but there are no strong concerns as of now. There's another one which is something up with RBI in the coming days. That is appointment of CEO का जो term है वो 26 अक्टूबर 2026 को खत्म हो जाएगा, and the bank has filed for reappointment, right? So उस पे लीगल रिव्यू चल रहा है, RBI is going to take action of it. There are very much likely chances that he is going to retain, right? The person has really delivered for HDFC, and HDFC is very important for Indian economy, right? और इस पॉइंट पे जहाँ रुपी इतना वीक है, economy is struggling a bit, so maybe they will stick with the current CEO. All these things have happened which resulted into this kind of fall, but is it permanent? Do we find something what HDFC can't do? Surely no. So currently जो स्टॉक है वो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, जो मार्केट हाई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है. दिस इज अ वेरी क्रूशल support, and this is a very crucial resistance, but the stock is going to wait for financials. Next earning भी आने वाली है. The stock is going to take financial report into consideration. Till then it will slowly move here and there. कहीं ना कहीं range bound ही रहेगा. But a long term situation is more like how much you
have trust on HDFC's management. My opinion says that surely they will do it because ऐसा वो कल का बैंक नहीं है. They have good experience and so 28% तक का रिटर्न आई थिंक इज वेरी मच एक्सेप्टेबल. बट सो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि दिस इज़ नॉट अ बाय सेल कॉल. दिस इज़ अ प्योर एनालिसिस वीडियो जहां मैंने आपको ये बता दिया है कि इस स्टॉक में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे इस स्टॉक में फंडामेंटली कोई वीकनेसेस हैं. जैसे कि हमने बात की है एनआईएम की, हमने बात की है कासा की, हमने बात की है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, इन सब की कुछ जो कंट्रोवर्सीज रही हैं AT1 बॉन्ड से रिलेटेड, MSRDC से रिलेटेड, FII की सेलिंग्स है. बट अगेन इन द बिजनेस आउटलुक सेक्शन हमने ये भी समझा है कि क्या क्या नया हो सकता है, कैसे लोन को बैंक एक्सेलरेट कर रहा है, कैसे अब वो एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ रहा है, पुश कर रहा है चीज़ों को. Now, if you have trust, surely you will see on the bull side. If you don't have trust, you will see on the bear side. But the final decision has to be made by you कि आपको क्या लग रहा है सही, कि आपको जाना चाहिए स्टॉक के साथ या नहीं. So that is it from my side. अगर आपका कोई भी सवाल है स्टॉक से रिलेटेड या कोई स्टॉक आप एनालाइज करवाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि अगली वीडियो हम उस पर बना सके. तब तक के लिए गुड बाय.